हेलो स्टूडेंट। हम बात कर रहे हैं ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के। इससे पहले हमने ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के बहुत से टॉपिक्स की डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सिलेक्शन ऑफ सप्लायर एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन। तो हम आज बात करेंगे सिर्फ सिलेक्शन ऑफ सप्लायर एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन पे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि बिजनेस मैनेजमेंट में कि हम कैसे सप्लायर को सिलेक्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर में ये सिस्टम होता है कि डेली बेसिस पे बहुत से गुड्स, बहुत से सामान खरीदे जाते हैं। उसके लिए हमें सप्लायर को चूज करना पड़ता है और सप्लायर को टाइम टू टाइम जो हमें क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी रिक्वायर्ड होती है, उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर करके हम सप्लायर को सेंड करते हैं। कुछ ऐसे इससे पहले के जो टॉपिक्स थे उसमें हमने पढ़ा था कि सिलेक्शन ऑफ सप्लायर में क्या होता है कि जब हमें ज़रूरत होती है किसी चीज़ को परचेज करने की, तो जो ड्रग स्टोर का हेड होता है वो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट की एक लिस्ट बनाता है। उस लिस्ट को डिफरेंट टाइप के डिफरेंट सप्लायर को सेंड कर देता है और उससे जानकारी लेना चाहता है कि अगर ये प्रोडक्ट आपके यहाँ किस प्राइस में है, क्वालिटी क्या है, आपके टर्म्स कंडीशन क्या है। तो हम बात करें अगर नेक्स्ट पॉइंट की, तो कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हमको सप्लाई चूज करने के टाइम हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली चीज है द सप्लायर में भी मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर। यानी सप्लायर या तो मैन्युफैक्चरर हो सकता है या डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर हो सकता है। तो अब अभी हम मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर में डिफरेंट क्या होगा कि मैन्युफैक्चरर से अगर हम डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को वहां से परचेज करते हैं तो तीनों के कंपैरिजन में कुछ डिफरेंट आएगा प्राइस में और टर्म्स कंडीशन में। सेकेंड पॉइंट है रेपुटेशन ऑफ द सप्लायर इन द मार्केट, यानी जो सप्लायर है उसके मार्केट में क्या रेपुटेशन है, बिजनेस रेपुटेशन क्या है, क्या वैल्यू है उसकी। थर्ड पॉइंट है सप्लायर की फाइनेंशियल कंडीशन, यानी सप्लायर की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। जैसे कि अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी तो हमको ज़्यादा प्रोडक्ट एक साथ हमारे रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। अगर सप्लायर के कंडीशंस, फाइनेंशियल कंडीशन वीक है तो हमारे अगर रिक्वायर्ड हमें लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड है तो हो सकता है कि वो कंप्लीट ना कर पाए या फिर हमको जो मोड ऑफ पेमेंट है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो। फिर फोर्थ पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी ऑफ द सप्लायर। अगर सप्लायर मैन्युफैक्चरर है तो उसकी कैपेबिलिटी क्या है, कितना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर लेता है। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ सप्लायर इंश्योर गुड क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबल प्राइस एंड बेटर सर्विसेज। हमें सप्लायर से चीज़ कंफर्म करनी होगी कि आप जो हमें सप्लाई करेंगे उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और प्राइस और बेटर सर्विस के बारे में सारी चीज़ें प्रॉपर सिलेक्शन होना ज़रूरी है। सप्लायर नेक्स्ट पॉइंट है कि सप्लायर ब्लैक लिस्टेड ना हो, यानी मार्केट में उसकी कोई उसने ऐसा कोई काम ना किया हो या फिर ऐसा कोई उसके खिलाफ कुछ ऐसी कंप्लेन ना हो जिसकी वजह से वो ब्लैक लिस्टेड हो। सप्लायर शुड, न्यू सप्लायर अगर है तो उससे हमें प्राइस, डिलीवरी एंड टर्म एंड कंडीशन जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हेन द क्वालिटी इज स्टैंडर्ड, अगर क्वालिटी स्टैंडर्ड है और प्राइस हाई है तो हम प्राइस से कंप्रोमाइज कर सकते हैं। बट अगर क्वालिटी लो है और प्राइस हाई है या लो, उससे नहीं मतलब। हम क्वालिटी से कंप्रोमाइज किसी भी सिचुएशन में नहीं कर सकते। हम प्राइस से कंप्रोमाइज कर सकते हैं बट हम क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट शुड बी रिकॉर्डेड रिगार्डिंग द सप्लायर, और यानी सप्लायर की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने पास रिकॉर्ड रखनी हो चाहिए
सबसे पहली चीज की सप्लायर नेम, एड्रेस, फोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, ये सारी चीजें हमें ऐड रखनी है। फिर उसके बाद है वीकली हॉलीडे, यानी उस सप्लायर के यहाँ वीकली हॉलीडे कब होता है। ऐसा तो नहीं है जैसे किसी दिन अगर उसके यहाँ हॉलीडे है और हमको रिक्वायरमेंट है, हमने सोचा कि हो सकता है कि इस दिन हमको हम ऑर्डर करेंगे तो इस दिन हमको सेंड कर देगा, बट जब हमने उसको ऑर्डर किया तो हमें पता चला कि कल तो उसके यहाँ हॉलीडे है, तो कल हमारे यहाँ प्रोडक्ट नहीं आ सकता, वो सप्लाई नहीं कर सकता है। तो हमें पता होना चाहिए कि हॉलीडे कब है। नेम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव उस कंपनी के या उस सप्लायर की तरफ से हमारे यहाँ आ रहा है उसका नेम हमें पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसका नेम बता के कोई दूसरा सप्लायर हमको सप्लाई कर दे और बाद में वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट हम तक पहुंचे या फिर क्वालिटी अच्छी ना हो। नेम ऑफ द कंपनी विद द सप्लायर, सप्लायर की कंपनी का नाम नोट होना चाहिए, में नोट होना चाहिए। फिर उसके पास कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट है जो उसके यहाँ से हम परचेस कर सकते हैं। इतनी चीज़ें हैं जो हमको हमारे रिकॉर्ड में मेंटेन होना चाहिए। फिर लास्ट पॉइंट जो है टर्म एंड कंडीशन, यानी वो कौन कौन से ऐसे कंडीशन है जिस पे हमको सप्लाई कर रहा है। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट होता है मोड ऑफ पेमेंट, कि हम मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा हमारा, हम किस बेस कैसे हम उसको पे करेंगे, क्या हम कैश में पे करेंगे या बैंकिंग थ्रू होगा या चेक के थ्रू होगा या फिर हमारा क्रेडिट बेसिस होगा, इंस्टॉलमेंट बेसिस होगा। फिर टैक्सेस, क्या टैक्सेस, कौन कौन सा टैक्स चार्ज करेंगे। फिर ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज क्या होगा, क्या आप जो प्राइस आप प्रोडक्ट में सप्लायर कर रहा है बता रहा है क्या उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूड है या फिर अलग से कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कर रहे हैं। तो ये हमारे छोटा सा टॉपिक था सिलेक्शन ऑफ सप्लायर जिसको हमने अभी पढ़ा। इसके बाद हम बात करेंगे क्रेडिट इंफॉर्मेशन की। क्रेडिट इंफॉर्मेशन होता क्या है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ये होता है कि जब हम कोई चीज कोई प्रोडक्ट किसी सप्लायर से परचेस करते हैं तो हम उनको कैश पेमेंट नहीं करते हैं, बल्कि हम उसको इंस्टॉलमेंट या कुछ हमको टाइम मिलती है जिस टाइम पे हम पे करते हैं। और क्रेडिट इंफॉर्मेशन का मतलब कि जिसको क्रेडिट दिया जा रहा है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट मीन द आइटम्स कैन बी बॉट और सोल्ड विदाउट मेकिंग कैश पेमेंट, यानी हम खरीदते हैं या बेचते हैं बगैर कैश पेमेंट के। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा है कि बायर जो होता है जो परचेज करता है वो कम पैसे में कम कैपिटल में वो ज्यादा सामान खरीद लेता है, और जो सेलर होता है उसकी सेल ज्यादा होती है क्योंकि वो क्रेडिट पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है तो उसकी सेल बढ़ जाती है। Whenever any sale deed is done between buyer and seller, the terms of payment is also finalized in order to avoid any misunderstanding at the later stage। यानी कि बायर और सेलर में सारी चीजें पेमेंट जो पेमेंट के टर्म्स कंडीशन होते हैं सारी चीजें कंफर्म होती हैं जिसकी वजह से बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में ना हो पाए। The sale of merchandise is done either on cash payment or credit। more pharmaceutical marketing 45 days फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है होलसेलर को, यानी अगर मैन्युफैक्चरर होलसेलर को जो सप्लाई करता है तो 45 डेज क्रेडिट क्रेडिट प्रोवाइड कराती है, जबकि होलसेलर अपने रिटेलर को 21 डेज देता है। यानी कि अगर 21 डेज में रिटेलर उनको पेमेंट कर देता है तो वही पेमेंट वो 45 डेज में मैन्युफैक्चरर को होलसेलर कर देता है। उसके बाद है कि when the sale is done on credit is will certainly increase the sale but it involve the risk of bad debate the delayed payment। इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आती है, वो है कि कभी कभी ये रिस्क होता है कि जो पेमेंट है उसको पेमेंट आने में टाइम लग जाता है, जैसे पेमेंट डिले हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को
यही एक रिस्क होता है कि पेमेंट जो 21 डेज या 45 डेज मिलता है उससे डिले हो जाता है, जिससे हमारा जो सर्कुलेशन होता है पेमेंट का वो रुक जाता है, जो फ्लो होता है वो स्टॉप हो जाता है। कुछ प्रॉब्लम्स जो आती हैं कि हम किसी को क्रेडिट पे कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं या तो उस कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो डिपार्टमेंट होता है, वो क्रेडिट जिसको दे रहा है उसकी पूरी डिटेल लेता है, पूरी इंफॉर्मेशन लेता है। उस इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले कि उसमें कस्टमर के बारे में पूरी जानकारी लेता है। सबसे पहले नेम, कहाँ पे शॉप है, एड्रेस, आपका इनकम क्या है और कितना फाइनेंशियल कंडीशन क्या, ये सारी चीज़ें डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेट करता है। तो सबसे पहले चीज़ है कैरेक्टर ऑफ द बायर। बायर का कैरेक्टर क्या है, यानी ऐसा तो नहीं है कि जहाँ से प्रोडक्ट एक बार लार्ज अमाउंट में ले लेता है उसके बाद उसका पेमेंट ना करे, ऐसा तो नहीं है। ही शुड बी ऑनेस्ट, रिलायबल एंड हैविंग रिपुटेशन इन द मार्केट, यानी ऑनेस्ट है, अगर वो ऑनेस्ट है, रिलायबल है और रिपुटेशन, मार्केट में रिपुटेशन है तो उसको आसानी से दिया जा सकता है। सेकंड है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बायर। बायर की जो परचेज कर रहा है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है और जितना प्रोडक्ट की कैपिटल आ रहा है, जितना प्रोडक्ट की कीमत आ रही है, जैसे मान लो कि हम 2 लाख के पेमेंट ले रहे हैं और बायर जो है, जो परचेज कर रहा है, वो 1 मंथ में 25 से 30 हज़ार रुपये बचा रहा है, तो वो देगा कहाँ से बेचारा 2 लाख। तो इसलिए उसकी फाइनेंशियल कंडीशन देखना जरूरी है। अगर 2 लाख वो मंथ में 3 लाख 4 लाख रुपया उसकी इनकम है तो 2 लाख रुपए को उसको आसानी से सामने वाला दे सकता है। ऐसे द लायबिलिटी ऑफ द फर्म, द इंफॉर्मेशन हैव टू जज इट्स स्टेट ऑफ बिजनेस, यानी जो सारी इंफॉर्मेशन आती है उसके हिसाब से कंफर्म कर लिया जाता है कि अब इसको हाँ हम दे सकते हैं। तो छोटे से टॉपिक थे, क्रेडिट इंफॉर्मेशन एंड सिलेक्शन ऑफ सप्लायर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।